हाँ, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि आज हम लोग थ्योरी करेंगे। तो आप लोग मेरे असाइनमेंट का ये पेज नंबर खोल लो, पेज नंबर 30। असाइनमेंट का पेज नंबर 30। देखो, मैंने आप लोगों को अभी सिखाया जर्नल, उसके बाद सिखाया लेजर। ठीक है, अभी इस पे डिस्कशन हम और भी करेंगे, बट लेजर के बाद हमारे पास एक टर्म और आती है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने लिखा है अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से मतलब है कि जर्नल में रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब हो गया कि आप उसको लेजर में क्लासिफाई कर रहे हो कि ये कैश के लेजर में भी एंट्री जाएगी, सेल्स में भी जाएगी, या फर्नीचर के लेजर में जाएगी। उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, मतलब अलग अलग हेड्स में उस एंट्री की पोस्टिंग करना। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइज करना, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो हम लेजर के बैलेंस निकालते हैं ना, उन बैलेंसेस की हम एक समरी बनाते हैं। उस समरी को आप ट्रायल बैलेंस कहते हो। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो जो हम लेजर के बैलेंसेस निकालते हैं, जिनको मैंने आपको कहा था बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग का मतलब टोटलिंग होता है, यानी कि आपने लेजर्स के टोटल करके बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके कैरेट डाउन बैलेंस निकाल लिया, और उस कैरेट डाउन बैलेंसेस की एक समरी बनाई जाती है जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लेजर्स। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, Yes, sir. आगे वो कह रहा है Yes, sir. इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। इस पूरी बात का मतलब ये है कि हम लोग अकाउंटिंग के अंदर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस की जा सकती हैं। और आगे ये बोल रहा है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, मतलब जिन्हें जिन्हें आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं को हम मतलब रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। और आगे लिखा है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, यानी कि उससे रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। अब वो क्या रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, ये मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है, पर फिर भी बता देता हूँ। एक आध बार शायद बात हुई है। हम लोग ये सब कुछ क्यों प्रिपेयर करते हैं, मैंने एक दिन बताया था आपको, शायद बताया था। कैन एनीबॉडी टेल? हाँ जी, वाइल्ड गैसेस गलत हो जाएगा तो हो जाएगा। सर मतलब ये तीनों समझ नहीं आया सर, मतलब दोबारा बता दो क्या बताना है। मैं पूछता हूँ, मैंने कहा कि हम जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आगे लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मेंटेन रिकॉर्ड्स।
वो हम रिकॉर्ड्स क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, पर्पस क्या है? सर प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए कि पूरा ईयर में हमारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। लेकिन हम ये क्यों देखना चाहते हैं? हर बिजनेस, ताकि हमें बिजनेस की पोजीशन पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन। वो हर बिजनेसमैन को टिप्स पे होती है कि मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है। ये सब कुछ ना मैंने आपसे शायद बात की थी कि हम लोग गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। टैक्सेस देने के लिए। यस, गवर्नमेंट का सिर्फ एक एजेंडा होता है कि वो हर एक से ना टैक्स लेती है। अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं। बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्स होता है दैट इज इनकम टैक्स। मतलब मैं जो भी कमाऊंगा ना, मुझे गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देना। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करें, ताकि अगर कल को उनको हम पे शक हो जाए कि भाई इसने कुछ गड़बड़ करी है, तो वो हमसे सीधा बोलेंगे कि आप अपने रिकॉर्ड्स लेकर आ जाओ, हमारे एक्सपर्ट्स उनको चेक करेंगे, अगर गलती पाई गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, जेल होएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हो ना बात? हालांकि यस सर। Yes, sir. Yes. हालांकि होता यह है कि जिसने चोरी करनी है वो तो करेगा ही, सारे ही लोग करते हैं। ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा जो चोरी नहीं करता होगा। पर वो लोग उसे चोरी नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम ना अपनी मेहनत की कमाई गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। हम बिजनेस में मेहनत करें तो उसमें गवर्नमेंट को हिस्सा क्यों दें? इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बहुत सारी चीजों का रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन करते। मतलब वो बुक्स के अंदर एक तरह से कहेंगे कि बिना बिल का माल खरीदेंगे और बिना बिल का ही बेच देंगे, गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कितना माल खरीदा, कितना बेचा। और अगर मैं बिल पे खरीदूंगा, बिल पे बेचूंगा, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इतना माल खरीदा और बेचा गया है। तो सच थिंग्स, अगर मैं बिना बिल के माल खरीद कर बिना बिल के बेच रहा हूं, तो मैं उसमें जो भी कमा रहा हूं वो गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। इस तरह की चीजों को, मतलब इसी से ब्लैक मनी क्रिएट होती है। यानी कि एक तरह से ये जो मैंने प्रॉफिट अर्न करा ना, जो गवर्नमेंट को नहीं पता, इसका मतलब मुझे इस पे गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना। तो सच, मतलब सच मनी इज नोन एज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि वो काले रंग के नोट होते हैं। ऐसा तो नहीं सोचता कोई। ब्लैक मनी मीन्स, Yes, sir. ब्लैक मनी मीन्स कि जिसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, तो इन द आइज ऑफ लॉ उन्हें पता ही नहीं है कि हमने कितना कमाया। तो छोटे मोटे शॉपकीपर्स ऐसे इजीली कर लेते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं उनको मजबूरी में सब कुछ वो दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारी सारी ट्रांजैक्शन जो होंगी ना वो थ्रू चेक होंगी, थ्रू चेक। और अगर एक ट्रांजैक्शन थ्रू चेक हो जाती है ना, यानी कि पेमेंट कैश में नहीं होगी, चेक से होगी, तो इसका क्लियर मतलब है कि गवर्नमेंट तक वो रिकॉर्ड पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि जब मैंने चेक दिया है किसी को, तो उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बैंक के अंदर भी मेंटेन होता है। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके अंदर तो चेक से पेमेंट लेना और देना कंपल्शन है। मगर जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं उनके लिए नहीं है। तो वो लोग थोड़ी बहुत इस तरह की बचत कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को बिना बताए माल बिल पे, बिना बिल के लिया, बिना बिल के बेच दिया, लाइक दिस। तो लेकिन हम ये सब कुछ करते सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हैं कि रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगी वो हमसे मांगेगी और हम उनको देंगे। समझे आप? यस Yes, सर। sir. तो दिस इज बेसिकली
अ गुड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अ गुड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग ये 3 टाइम्स लिखकर मेरे को सेंड करोगे, 3 टाइम्स लिखकर, क्योंकि ये चीजें लिख लिख कर याद होंगी। समझा मैंने दिया है आपको, पर समझाने के बाद भी वर्ड्स तभी याद रहेंगे जब आप उन्हें लिखोगे। कायदे से 3 बारी के बाद भी ये याद रहेगी एज इट इज, ये थोड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई अपनी मर्जी से ज्यादा लिखना चाहे, इट्स हिज और हर विश, बट मेरी तरफ से मैं हर चीज आपसे यही बोलूंगा कि समझने के बाद पहली बार उसे 3 बार जरूर लिखना, तो वो याद हो जाएगी। एक दूसरी डेफिनेशन भी है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये थोड़ी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन टीचर्स को अच्छा लगता है जब आप किसी पर्टिकुलर ऑथर की डेफिनेशन देते हो। तो ये जो डेफिनेशन है ऊपर वाली, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे यहाँ पर ICAI है, आपको पता है ICAI का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। हाँ, मतलब ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI का फुल फॉर्म है। उसी तरीके से ऐसी अमेरिकन इंस्टीट्यूट भी है। तो ये डेफिनेशन उनकी दी हुई है और हर बुक में ये अवेलेबल है, मतलब आपकी TS ग्रेवाल में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। तो ये डेफिनेशन आपको अगर पूरी तरह से एज इट इज याद हो गई तो अच्छी बात है। वैसे इस बारी शायद पेपर ऑनलाइन होने हैं, तो ऑनलाइन पेपर्स में अगर ये डेफिनेशन नहीं भी याद होगी तो इसको समझ तो डेफिनेटली लो और 3 बार लिख लो, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वो। इसके अंदर से 4 चॉइसेस लिख देंगे, आपको चॉइसेस तभी क्लियर होंगी जब तक आपको ये बातें क्लियर नहीं होंगी। तो चॉइसेस में आपके नंबर कट सकते हैं इन केस अगर आपको ये डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? यस सर। यस। ये डेफिनेशन मुझे आपने 3 बार लिख के जरूर सेंड करनी है, ध्यान रखना। ओके, नाउ what are the features of accounting? वही जो डेफिनेशन में आपने अभी देखा ना, वही है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग द बिजनेस डाटा, इट इज हेल्पफुल इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी कि ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही कवर कर ली इन्होंने, ठीक है, समझ में आई? यस सर। यस सर। तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर वन एंड द सेम थिंग। आपको ये भी मुझे एज इट इज 3 टाइम्स लिख के देने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सर आपने जैसे फॉर्मेट में लिखाई है वैसे लिख दे। बिल्कुल ऐसे ही। देखो मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं ये बातें। अभी तो फिलहाल शायद चीजें ऑनलाइन चलेंगी, लेकिन लेटर स्टेज पर जब भी आप लोगों के पेपर होंगे ना, रिटर्न पेपर, तब ना सिंपल डायग्रामेटिक presentation is always मतलब you can say the better presentation, यानी कि उसमें मार्क्स आपको ज्यादा स्कोर हो जाएंगे जब आप किसी को दिखाते हो। जैसे मैंने मान लो एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद मैंने उस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक
यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर, ऐसे करके मैंने ना इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी मैंने अलग अलग शो कर दी। तो इस तरीके से होता क्या है कि कोई भी टीचर होता है वो आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो जाता है कि आपने बात को कितने ढंग से एक्सप्रेस किया, और उसकी वजह से पूरी थ्योरी में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा 2 to 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मार्क्स का एक मतलब टीचर को भी नहीं पता लगता कि कब मैंने स्टूडेंट को जहां मुझे मार्क्स काटने चाहिए थे एक आध नंबर, वो मैंने नहीं काटे, तो मैंने मार्क्स दे दिए उसको क्योंकि वो आपसे इम्प्रेस्ड है। तो आपको पूरे पेपर में 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ता है, और जो बच्चे 100 में से 95 लाते हैं उन्हें पता है कि 3 नंबर अगर और आ जाते तो मेरे 98 हो जाते, और अगर मेरे 97 है और मेरे 2 नंबर या 3 नंबर और आ जाएंगे तो मेरे 99 या 100 हो जाएंगे। तो ये मैटर करता है और बहुत मैटर करता है आपकी प्रेजेंटेशन। तो डायग्राम्स मैंने भी अलग अलग जगहों से पिक किए हुए हैं, अभी आप आगे देखोगे ना, जब मैं आपको अभी आगे दिखाता हूं। जैसे ये एक डायग्राम है, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज Yes, sir. अकाउंटिंग साइकिल। ये अकाउंटिंग साइकिल है, यहां से स्टार्ट हो रही है कि हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, अब इसमें 1000 रुपए एक तरह से एक मनी इन्वॉल्व है ना, 1000 रुपए की मनी इन्वॉल्व है ना इसमें, ठीक है? तो मैं Yes, इसको sir. रिकॉर्ड करूंगा। एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा, उसकी गलती पे मैंने उसे थप्पड़ मारा, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो बुक्स में? No, sir. No, sir. Because it is a monetary term. हाँ, इसीलिए वो बार बार हर जगह ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 1000 रुपए हो, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, दैट डजंट मैटर्स। 2 रुपए भी होंगे तो भी वो मनी है, मगर बात यह है कि एक फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, मतलब उसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए तभी वो रिकॉर्ड होगी। तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आई विल टेल यू, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थ्योरी के अंदर ये नाम आ जाते हैं, स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि यार ये कहाँ से आ गई चीज। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, बट अपने अंदर पेशेंस जरूर रखना, क्योंकि पेशेंस रखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अकाउंट्स बहुत आसान है। तो रिकॉर्डिंग इन जर्नल, यानी कि हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया चीजों को। क्लासिफिकेशन इन लेजर, मतलब मैंने आपको जर्नल से लेजर पोस्टिंग सिखाई है ना, कैसे जर्नल से लेजर पोस्टिंग होती है, यू नो वेरी वेल। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो उसको कहते हैं क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग लेजर्स में डालना। जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन बोली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है? तो ये मैंने एक कैश का अलग से लेजर बनाया, एक सेल्स का अलग से लेजर बनाया। कैश की डेबिट साइड पे लिख दिया मैंने और सेल्स की क्रेडिट साइड पे लिख दिया मैंने। तो ये जो मैंने किया ना, इसको कहते हैं क्लासिफाई, कि कैश का इफेक्ट कैश के लेजर में डालना, सेल्स का इफेक्ट सेल्स के लेजर में डालना। तो हमने जर्नल को लेजर में पोस्ट कर दिया,
यानी कि एक जर्नल थी मगर वो 2 लेजर को इन्वॉल्व किए हुए थी, इसलिए हमने उन्हें अलग अलग लेजर्स के अंदर पोस्ट कर दिया, उसे क्लासिफाई करना कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको तीसरी चीज बोली समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, यानी कि उसकी जो समरी होती है, समरी मतलब जो भी इसका सीडी बैलेंस आप निकालोगे, सेल्स का सीडी बैलेंस आप निकालोगे, जो भी निकालोगे वो एक समरी है जिसको हम एक अलग से फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। वो बहुत आसान चीज है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी तक मैंने ट्रायल बैलेंस का नाम नहीं लिया किसी के साथ भी, नाम बेशक से लिया होगा लेकिन बताया किसी को भी नहीं है, तो वो बता दूंगा, डोंट वरी। बट ट्रेडिंग समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट स्टेप होता है। फिर अगला स्टेप होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे ना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब मैंने इस पूरे साल में क्या कमाया और क्या नुकसान हुआ मुझे, उसकी कैलकुलेशन के लिए भी अलग से 3 चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और वो सब बनने के बाद गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेती है कि भाई इस साल की आपका जितना नेट प्रॉफिट हुआ उस पर इतना टैक्स हो गया। और वो होने के बाद हमारा नेक्स्ट ईयर दोबारा ये शुरू हो जाता है, यानी कि दोबारा से ये साइकिल घूमती है, फिर घूमती है। हाँ जी बोलो। सर लॉस पे भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट? नहीं, लॉस पे टैक्स नहीं, उल्टा हमारे को मिलना चाहिए ना कुछ, तो हमें नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बस इतना ही कहती है कि कोई बात नहीं, हम आपसे कोई तो टैक्स। सर प्रॉफिट पे कितना परसेंटेज टैक्स? वो उन्होंने ना अलग अलग स्लैब रेट्स बना रखे हैं, जैसे 0 to 5 लाख के ऊपर नो टैक्स, फिर 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 10%, ऐसे 10 लाख से 20 लाख के ऊपर 20%, और 20 लाख ऑनवर्ड्स 30%, ऐसा कुछ होता है। मतलब ये चेंज भी होते रहते हैं, हो सकता है आज की डेट में ये हो या अलग हो, मुझे नहीं पता, बट दीज आर स्लैब रेट्स। तो अब जिसका मान लो, अब आप देखो कोई भी बिजनेसमैन होगा ना, मरे से मरा बिजनेसमैन भी होगा ना, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख एनुअल इनकम का मतलब समझते हो, 24 लाख एनुअल इनकम मान लेते हैं चलो, डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब है 2 लाख मंथली, 2 लाख रुपए महीना। तो 2 लाख रुपए महीना तो आज की डेट में नॉर्मल बिजनेसमैन कमा लेते हैं। मतलब जैसे अब आप देखते हो ना, कमला नगर, करोल बाग, चांदनी चौक, ये सारी मार्केट्स है ना, अगर आप इनके बिजनेसमैन उठाओगे कोई भी, तो इनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि भाई हम तो महीने में 5-10 लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनमें से गवर्नमेंट को कौन कितना शो करता है, यानी कि हम शो कितना करते हैं ये मैटर करता है। अगर मान लो मैं 10 लाख कमा लेता हूं, महीने का 10 लाख रुपए मैं कमा लेता हूं, लेकिन गवर्नमेंट को मैं शो करूंगा सिर्फ 1 लाख रुपए, इसका मतलब है मैं 9 लाख तो गवर्नमेंट को बता ही नहीं रहा। तो इसका सर मतलब, तो वो ब्लैक मनी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है मैं गवर्नमेंट को 9 लाख पे कोई टैक्स नहीं दे रहा, मैं तो वो 1 लाख जो बता रहा हूं उसी पे दे रहा हूं। और अगर मैं 1 लाख रुपए महीना गवर्नमेंट को बता के कमा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं इस कैटेगरी में फॉल कर गया ना, क्योंकि 1 लाख रुपए महीने का मतलब हो गया 12 लाख रुपए साल के हो गए। तो 12 लाख का मतलब हो गया कि मेरी इनकम इसमें आ गई, तो 20% टैक्स मुझे देना पड़ेगा। 12 लाख का 20% हो गया 2,40,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा मुझे। अब बिजनेसमैन को यही तो चीज चुभती है, वो ये कहता है कमाऊं मैं और खाए गवर्नमेंट। अब मान लो कोई बिजनेसमैन 50 लाख की इनकम शो करता है अपनी, 50 लाख की, तो 50 लाख इस कैटेगरी में हो गई, तो 50 लाख का 30% कितना बैठ गया?
कितना बैठ गया 30%? 30% ऑफ 50 लाख कितना बैठ गया? 15 लाख। अब आप सोचो कि गवर्नमेंट कह रही है 15 लाख रुपए का टैक्स दे दो हमको। आप ही अगर बिजनेसमैन की जगह होते और आप कहते कि पूरे दिन धूप में अपने पसीना बहा बहा के मैंने 50 लाख रुपए साल के कमाए और उसमें से मैं 15 लाख गवर्नमेंट को दे दूं, तो अगर मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं टैक्स कम पे कर रहा हूं या गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगने दे रहा कि मैं कितना कमा रहा हूं, तो मैं गलत नहीं हूं कहीं पर भी। ऐसा हर बिजनेसमैन सोचता है कि यार मेरी मेहनत की कमाई है ना, मैं इसमें मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं? या तो गवर्नमेंट अच्छी होती, जैसे इंडिया से बाहर की कंट्रीज है वहां पे गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, अगर आपको कुछ हो गया तो आपका हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी गवर्नमेंट के ऊपर होता है। सर एजुकेशन भी होती है बाहर तो फ्री। सब कुछ होता है, मैं कह तो रहा हूँ कि बाहर की गवर्नमेंट कहती है हम आपसे टैक्स लेते हैं तो हम उसका पूरा का पूरा आपको बेनिफिट देते हैं। इंडिया में कहाँ मिलता है? इंडिया में तो लोग अपनी जेबें भर लेते हैं। और इंडिया में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट अगर होगी तो बीजेपी के नेता खा रहे होंगे, उसके बाद कांग्रेस होगी तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी होगी तो आम आदमी पार्टी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि ईमानदारी जरूरी चीज है, और अगर वो है तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो ये कहे कि यार मैं टैक्स देने से पीछे हटूंगा। बस ये है कि हमें एश्योरेंस चाहिए होती है कि हमारे पैसे का सही इस्तेमाल होगा, मगर वो गवर्नमेंट एश्योरेंस मतलब यूं कहेगी हमें गवर्नमेंट पे भरोसा ही बड़ी मुश्किल से होगा। और जब भरोसा होता है फिर कोई कोई स्कैम सामने आ जाता है, फिर बंदा कहता है यार सारे एक जैसे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, हर कोई गड़बड़ करता है, कोई ज्यादा कोई कम। तो जब सबने करनी है तो फिर हम क्यों ना करें? सिंपल सा लॉजिक है। तो गवर्नमेंट ने भी अगर हमारे पैसे बर्बाद करने हैं तो हम अपने पैसे खुद ही ना बचा लें, ये सोच होती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की कह रहा हूँ, बिजनेसमैन की, सॉरी। इज इट क्लियर? यस सर। पर अगर हम लोग सब कुछ तरीके से करें तो हम ये सब कुछ गवर्नमेंट के लिए ही कर रहे हैं, यानी कि ये सारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं ये गवर्नमेंट को लास्ट में हमें टैक्स देना है उसके लिए हो रहे हैं। अगर कोई मतलब पूरी तरह से अपने बिजनेस को गवर्नमेंट को शो करके चलेगा तो इसका मतलब है उसकी सारी मनी वाइट मनी है, ही हैज नो ब्लैक मनी, क्योंकि उसके पास अपनी हर अमाउंट का एक कोई बिल होगा या कुछ होगा। समझ रहे हो ना बात? यस सर। तो बेसिकली यस सर। ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, दैट मनी इज योर ब्लैक मनी। और ये अगर गवर्नमेंट ने पकड़ ली तो वो इसका जवाब मांगेगी, आप नहीं दे पाओगे तो उस केस में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, तो शो एवरीथिंग, ताकि आपके पास हर चीज का प्रूफ होगा कि मेरा ये माल भी बिल पे आया, ये भी बिल पे आया, ये मैंने बिल पे बेचा है, ये मैंने बिल पे बेचा है, बात खत्म। तो इसलिए सर ब्लैक मनी ऐसे होती है तो वो तो कैश में होती होगी ना, अकाउंट में तो शो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसलिए ब्लैक मनी जो है इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश अब अभी बीच में नोटबंदी हुई थी ना, तो नोटबंदी में आपने देखा था लोगों ने अपनी कहां कहां पैसे छुपा रखे थे सब निकाले, ठीक है ना। किसी ने अपने लॉकर में डाल रखे थे, किसी ने जमीन में गाड़ रखे थे, किसी ने दीवार में चुनवा रखे थे, पता नहीं कहां कहां से पैसे निकले का। अब ये सारी मनी क्यों बाहर आई? जस्ट बिकॉज कि उन्होंने नोटबंदी कर दी, उन्होंने एक टाइम दे दिया कि भाई इतने टाइम में अपने पैसे कन्वर्ट करा लो जो भी कराने हैं। अब ऑब्वियस बात है कि कन्वर्ट कराओगे तो आप किसी को तो पता चलेगा ना कि आपके पास इतने पैसे हैं। ये पंगा हुआ है सारा। तो एक तरह से हर इकोनॉमी के अंदर नोटबंदी तभी की जाती है जब
उन्हें ऐसा लगता है कि ब्लैक मनी जो है ना हद से ज्यादा बढ़ गई है और लोगों ने पैसा दबा के रखा हुआ है, तो उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि वो नोट ही चेंज कर दो ताकि उनके नोटों की कीमत ही ना रह जाए, मतलब वो बिल्कुल कागज के टुकड़े बन जाए। तो उनको बताना पड़ेगा ना, भाई मेरे पास ये पैसे पड़े हैं, मतलब मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा या कुछ भी ऐसा करूंगा तो गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन तो आएगी ना। तो यही हुआ था, इस वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिसने पैसे जोड़ रखे थे और जिसके पास पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो ऑब्वियस बात है कि उसने किसी ना किसी तरह अपने पैसे, किसी के पुराने पैसे देने थे उसको दे दे के अपना सब कुछ खत्म करने की कोशिश करी कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो जाए, बट मुझे गवर्नमेंट को बताना ना पड़े। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। सर अगर कोई बड़ी कंपनी में पोस्ट पे हो तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा? सबको देना पड़ता है। देखो अगर कोई जॉब पे टैक्स होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सैलरीड पर्सन है तो उसकी जो सैलरी होती है उसके ऊपर भी टैक्स होता है। अगर कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स है, लॉयर हैं, इन सबको भी टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई बिजनेसमैन है उसको भी टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन सबको भी टैक्स देना पड़ता है। उसको कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, ये सब देना पड़ता है। ठीक है ना। अगर किसी को रेंटल इनकम होती है तो उसके ऊपर भी टैक्स होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे फ्यूचर में, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे तो आपका टैक्स का एक सब्जेक्ट होगा। अच्छा टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा री लॉग इन कर लेंगे हम जैसे ही क्लास बंद होगी। तो फ्यूचर में आप लोग टैक्स पढ़ोगे, मतलब टैक्स आपका एक सब्जेक्ट होगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब आपके कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे। तो अभी इनकी सिर्फ नाम सुनोगे, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं है, बट लेटर ऑन है। अगर कोई 12th के बाद कॉमर्स की फील्ड में ही रहता है तो उसे ये सब देखना पड़ेगा, और अगर उसने स्ट्रीम चेंज कर ली 12th के बाद, आर्ट्स ले ली, तो अलग बात है। ठीक है।